नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज मैं आप सभी को 7 अक्टूबर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के सभी सवालों का एनालिसिस कराऊंगा। जो भी क्वेश्चन हम मुझ तक पहुंचे सभी क्वेश्चन का 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आपको बताऊंगा और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको समझाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनका भी आगे एग्जाम है, वो लोग बहुत से ध्यान से देखें क्योंकि हर शिफ्ट में 5 से 6 सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके झारखंड राज्य में मनाया जाता है। यह त्योहार झारखंड के मुंडा उराव हो जैसे जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सरहुल झारखंड के आदिवासी समुदायों का नए साल का त्योहार है और यह बसंत महीने में मनाया जाता है। ओके, सरहुल का जो अर्थ होता है वो होता है वृक्षों की पूजा। और सरहुल त्योहार के दिन ही यह जो है लोग गांव के पुजारी होते हैं, स्थानीय देवता पूर्वज सूर्य को फल फूल और सिंदूर एक मुर्गा तथा तपन चढ़ाते हैं। और सरहुल त्योहार के दिन ही यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं वे कृषि कार्य को अपने स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो पूछा गया था जनगणना। ओके, तो जनगणना इसमें पूछा गया 2000 के जनगणना आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर होगा सी चंद्रमौली, जो थे 2011 जनगणना की जनगणना आयुक्त थे। ओके, इसके साथ ही आपको एक ध्यान रखना कि यह जो जनगणना थी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी और यह जनगणना 1 मई 2010 को शुरू हुई थी। और इसमें 16 भाषाएं इकट्ठा किए गए, आंकड़ों को 16 भाषाओं में इकट्ठा किया गया था और मैनुअली रूप से इसमें लगभग 18 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। ओके, और यह जनगणना थी भारत की पहली बार बायोमेट्रिक जनगणना के रूप में इकट्ठा की गई थी इसमें। और यह जनगणना दो चरणों में की गई थी। जो पहला चरण आपका था वो था घर सूचीकरण था, जिसे 1 अप्रैल 2010 को शुरू किया गया था। और नेक्स्ट आपको दूसरा जो चरण था आपका वो था जनगणना चरण जो 9 से 28 फरवरी 2011 तक आयोजित किया जा चुका था। और इसका जो शुभंकर था तो प्रांगण शिक्षक था। ओके, और इस जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो जो था इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? ओके, तो आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है वो आपके राजस्थान राज्य में है और यह भारत की सबसे लंबी नहर है और राजस्थान की एक प्रमुख नहर है। यह नहर राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। ओके, और इस नहर से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को आइए देखते हैं। तो यह जो नहर है आपकी, यह नहर पंजाब के हर के बैराज से शुरू होती और राजस्थान के थार रेगिस्तान में खत्म हो जाती है। इसका जो पहले नाम था वो राजस्थान था और लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। ओके, इस नहर का मंडलीय मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ओके, और यह नहर राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं? बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर। ओके, और इस नहर के जरिए राजस्थान को लगभग 7.6 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है और इसी नहर के जरिए रेगिस्तान शहरों बीकानेर और जैसलमेर जैसे इलाकों को पानी भी मिलता है। ओके, इसी नहर के जरिए जो है राजस्थान के लगभग 19.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो था माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ओके, तो आपकी जो माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी की। आपका राइट आंसर में आपको बिल्कुल ठीक होगा। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, एक राजनायक हैं और इस किताब में आडवाणी ने जीवन की घटनाओं और आत्मकथाओं लेखों का वर्णन किया है। इस किताब का विमोचन 19 मार्च 2008 को भारत के 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। ओके, लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, वे जो थे 2002 से लेकर 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। वे 15वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो था 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? ओके, 2011 के अनुसार भारत का यदि लिंगानुपात पूछा गया था तो वो जो था 953 था। ओके, 2001 की जनगणना के अनुसार यदि आपका आगे क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि तो उसमें जो 2001 की जनगणना में था तो वो का 933 था। ओके, 2011 की जनगणना के अंदर ग्रामीण इलाकों में अगर देखा जाए पूछ लिया जाए तो आपका 1000 पुरुषों पर 949 महिलाएं थी। वहीं शहरी इलाकों में 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं थी। और इसी अनुसार और भी देखते हैं 2011 की जनगणना के मुताबिक यदि केरल में आपको जो था सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था, जहाँ 1000
पुरुषों पर लगभग 1084 महिलाएं थी। वहीं हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात था, जो कि 1000 पुरुषों पर 979 महिलाएं थीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांस सर्वाधिक हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम में। और भी देखते हैं, देखिए जो कि केंद्र शासित प्रदेश में यदि देखते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था, जहाँ लिंगानुपात था लगभग 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं का था। और वहीं दमन एवं दीव में सबसे कम लिंगानुपात था, जहाँ लगभग 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं थीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो आया था आपके पूना पैक्ट समझौता से संबंधित 1932 पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ था, इसी तरह से आपका था। ठीक है, तो इसमें आपका जो पूना पैक्ट समझौता था वो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। ओके, ये जो समझौता कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। और यह जो था यरबदा की सेंट्रल जेल में यह समझौता हुआ था। और इस समझौते में मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए थे। और इस समझौते के तहत दलित वर्ग को ब्रिटिश की विधायिका में चुनावी सीटों को आरक्षण की गई थी। ओके, इस समझौते के तहत दलित वर्ग को लगभग 148 सीटें दी गई थी। और प्रति समझौते के तहत निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य मतदाता सूची में पंजीकृत दलित वर्ग एक निर्वाचन मंडल का गठन करेगा, इसमें ये कहा गया था। ओके, इससे और केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल दोनों के सिद्धांतों और पद्धतियां समान होंगी, इसमें यह भी कहा गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रांत को शिक्षा अनुदान के रूप में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी इसमें समझौते में कहा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो जो था 2023 हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती। ओके, 2023 की जो हॉकी चैंपियनशिप थी वो कितने जीती थी, तो यह महिला हॉकी चैंपियनशिप थी। दो प्रकार से होती है, महिला और पुरुष दोनों भारत में ही जीती थी। ओके, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपकी जो महिला वाली थी, पुरुष वाली थी, सॉरी महिला वाली देखते हैं पहले। ठीक है, इसमें जो हॉकी टीम को तो इसने ये भी भारत नहीं जीती थी, इसने जापान को हराया था 4-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। ओके, इस मैच में मारंग मानके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में यह मैच खेला गया था। ओके, जो पुरुष हॉकी चैंपियन का था ये जो था इसमें पुरुषों ने जीता था। और इसने मलेशिया को 4-2 से हराकर चौथी बार ये खिताब जीता था। और यह मैच चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेला गया था। एक और इसके साथ किया मैच हुआ था वो जो था एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये जापान, इसमें जो जापान ने 37 पदकों के साथ सर्वोच्च पदक हासिल किया था। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये जापान ने जीता था। ओके, और भारत ने इसमें लगभग 27 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और एक और आपका देख लेते हैं कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट था, हो सकता है आपके लिए एग्जाम के लिए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। और एक था एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, इसमें भारत में फाइनल में ईरान को हराकर खिताब इसमें भी जीता था। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के सर्वाधिक चांसेस की एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, इसे भी फाइनल में ईरान को हराकर भारत ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आया था पूछा गया था आपका 1984 में डूरंड कप किसने जीता था। ओके, तो 1984 में आपका जो डूरंड कप किसने जीता, तो मोहन बगान ने। ओके, ये आपका राइट आंसर होगा। उसमें ये मोहन बगान नहीं है तो ईस्ट बंगाल होगा, क्योंकि इसमें मोहन बगान और ईस्ट बंगाल ने संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट को जीता था। ओके, जिन्हें 16-16 बार डूरंड कप अपना कब्जा जमाया जा चुका है। मोहन बगान ने 1963, 1964, 1965, 1984, 1985, 1986 और ईस्ट बंगाल ने 1989, 1990, 1991 के नाम लगातार सबसे ज़्यादा 3 बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी इनके नाम ही दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो जो है कृष्ण नायर किस खेल से संबंधित है। आपके जो कृष्ण नायर है वो किस नृत्य से संबंधित है। ओके, नृत्य के बारे में पूछा था तो कृष्ण नायर के थे वो कथक नृत्य से संबंधित है, कथक। ओके, यही एक प्रसिद्ध कथक नर्तक और गुरु भी हैं जिन्हें इस शास्त्रीय संगीत नृत्य के शैली में महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन्होंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आया था वो आया था अरविंद थत्ते किस घराने से संबंधित है। ओके, तो ये मेवाती घराने से संबंधित और ये प्रसिद्ध हारमोनियम वादक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया था वो आज आया था आपका वेनिस का प्रसिद्ध यात्री कौन था जिसने 1288 से लेकर 1293 में कायल का 2 बार दौरा किया था। ओके, तो यह कौन था, राइट आंसर का आपके इसमें होगा ऑप्शन मार्को पोलो। ठीक है, ये वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था जिसने 1288 और 1293 में 2 बार कायल का दौरा किया था। मार्को पोलो का जन्म जो था वो आपके 1254 ईस्वी इटली के वेनिस शहर में हुआ था। भाई एक साहसी व्यापारी था जिसने 1281 और 1250 में यूरोप में एशिया की यात्रा की थी। इसके दौरान वह
17 साल तक चीन में रहा। मार्को पोलो ने पांड्य साम्राज्य का विस्तार पांड्य साम्राज्य के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। मार्को पोलो ने यात्रा पर लिखी गई अपनी पुस्तक का नाम ये था ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो जो था वो क्वेश्चन है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, इस तरह से पूछा गया था। ओके, तो आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, देखिए ऑप्शन में इसमें तो आपको नहीं मिले कौन कौन से ऑप्शन की नहीं, लेकिन इसके बारे में हमने मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं, उन सभी मौलिक कर्तव्यों को इसमें हमने विस्तार से देखा है। आपको सभी याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे आ जा सकते हैं, आपके कई भी एग्जाम में आ सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया ठीक है। ओके, और यह कर्तव्य संविधान की 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए और बाद में 86वें संशोधन 2002 के द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, तो तब ये 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। इससे पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। ओके, ये मौलिक कर्तव्य आपके जो संविधान के शुरुआत में नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए थे। अब देखते हैं कौन कौन से आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, तो आपका जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो है राष्ट्रीय संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का आदर करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट आपका स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में महान आदर्शों का सम्मान करना, और तीसरा आपका भारत की पूर्वता एकता अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। नेक्स्ट आपका देश की रक्षा करना और जब भी आवश्यकता हो राष्ट्र की सेवा करना। ओके, पांचवा आपका है भारत के सभी लोगों के समान समरसता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, जो धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव ना हो, और महिलाओं के प्रति अपमानजनक कार्य से बचना। ओके, ये भी आपका एक भारतीय। और 6 नंबर का आपका है हमारी समृद्धि सामाजिक संस्कृति का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना। नेक्स्ट आपका है प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा करना, जिसमें जंगल झीलें नदियाँ और वन शामिल हों, जीव जंतु पर दया भी दिखाना। ओके, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। ओके, व्यक्ति और सामाजिक उत्कृष्टता की दिशा में निरंतर प्रयास करना, जिससे कि राष्ट्र की प्रगति को ऊंचाइयों को छू सके। आपको 6 नंबर का जो था यही को 11वें नंबर का इसको बढ़ाया गया था। ये इसका जो बना था मौलिक अधिकार का जो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, ये कर्तव्य का तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा तहत जोड़ा गया था। ओके, इसके साथ साथ आपको ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बचेंगे उनको आपको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा कई बार पूछे जा सकती है। आपके मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है। ओके, और मौलिक कर्तव्य जो है प्रकृति रूप से गैर न्यायिक है। ठीक है, इन्हें न्यायालय के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। गैर न्यायिक का मतलब से न्यायालय के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। ओके, मौलिक कर्तव्यों को प्रवेश या याचिका के जरिए लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक कर्तव्यों का इस्तेमाल कानून की संवैधानिकता तय करने के लिए नहीं किया जा सकता। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सभी को ध्यान रखना है। अब इसके साथ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नरसिंहवर्मन द्वितीय किस वंश से संबंधित था। ओके, तो आपके नरसिंहवर्मन द्वितीय थे वो किस वंश से संबंधित थे, तो ये पल्लव वंश से संबंधित थे और उन्हें जयसिंह और राजमल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 695 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी तक शासन किया था और नरसिंहवर्मन द्वितीय के शासनकाल में ही साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई थी। ओके, इतिहासकार उन्हें महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ सबसे महान शासकों में भी मानते हैं। ओके, नरसिंह वर्मन ने इसके साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखना है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम में कैलासनाथ मंदिर बनवाया था और यह मंदिर प्रारंभिक पल्लव चिनाई का बेहतरीन उदाहरण है। ओके, नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में ही मामल्लपुरम में सूर्य मंदिर, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर और दक्षिण आरकोट में पानमलाई मंदिर भी इन्होंने बनवाए थे। ओके, तो कहा जाता है कि जो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे दंडिन वो इनके दरबार में ही रहते थे। ओके, और पल्लव राजवंश के जो थे वो संस्थापक थे वो सिंह विष्णु थे। ओके, और इसकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी और पल्लव राजवंश ने लगभग 600 सालों तक तमिल और तेलुगु क्षेत्र पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आता था आया है वो आया था प्लेइंग टू विन पुस्तक जो कि किसने लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा था। ठीक है, तो जो प्लेइंग टू विन जो है साइना नेहवाल की आपकी जो आत्मकथा है और ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। ओके, आपको ध्यान रखना है कि साइना नेहवाल एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और इस पुस्तक में उन्होंने अपने बचपन युवावस्था और करियर के बारे में बताया है। साइना नेहवाल ने इस किताब में अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों के साथ रिश्ते, जिला स्तर से लेकर ओलंपिक तक के अपने करियर के उतार चढ़ाव और किसी भी खेल में सफल होने के बारे में जरूरी योगदान के बारे में भी बताया। ओके, बहुत ही प्रेरणादायक किताब है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं कौन
ठीक है। और उसके बाद में जो कुछ एक दो और खिलाड़ी हैं इंपॉर्टेंट जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी आत्मकथा भी देख लेते हैं। ओके, जो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा थी, इसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। ओके, और भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, इसके समय भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है। इसकी आत्मकथा नाम है एस ऑगस्ट ऑर्डस। ओके, इन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आता है दम्पु नृत्य कहाँ मनाया जाता है? जो आपका दम्पु नृत्य है जो कहाँ मनाया जाता है? ओके, तो जो आपका जो दम्पु नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? ठीक है, मनाया नहीं जाता है, कोई त्यौहार नहीं है। ओके, मिसप्रिंटिंग हो गई है। तो दम्पु नृत्य आपका जो है वो आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य, और यह नृत्य, इस नृत्य का जो नाम है एक साधारण ताल वाद्य दम्पु से लिया गया है। ओके, दम्पु एक डफ जैसा ढोल होता है जिसमें लकड़ियों का गोलाकार फ्रेम बना होता है, और इस फ्रेम को भैंस बकरियों की खाल से मढ़ा जाता है, ठीक है, बजाने के लिए। और दम्पु नृत्य में इस वाद्य यंत्र को लयबद्ध तरीके से डंडे से पीटा जाता है, डंडे से बजाया जाता है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखते हैं, देखिए इस नृत्य में नर्तक तलापगा और सिर पर तलापगा जो होता है, सिर पर पगड़ी बांधते हैं, उसको तलापगा बोलते हैं, ठीक है। साथ ही धोती, दस्ती और घुंघरू भी पहनते हैं। दंपति नृत्य में नर्तक संगीत के पैटर्न पर नृत्य करते हैं, और इस नृत्य में पौराणिक विषयों पर मंचन किया जाता है। ओके, दंपति नृत्य में तानपुरा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ओके, और इस नृत्य में तबला, झांझ, हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि दंपति नृत्य किसी भी धार्मिक जुलूस, त्योहार, जात्रा, विवाह या अन्य समारोह में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो जो आया था आपका लाल चनन छांगटे कहाँ के उप मुख्यमंत्री बने? ओके, तो लाल चनन छांगटे आपके जो थे वो मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, उप मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आया था वो आता है आपके दफू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ओके, दफू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो आपका जो दफू त्योहार है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। ओके, ये विशेष रूप से इस राज्य में जनसौर बाहर क्षेत्र में मनाया जाता है। ओके, यह त्योहार तो वहाँ के लोक समुदाय द्वारा धान की फसल की कटाई के बाद खुशी और समृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग पारंपरिक नृत्य और गीत भी गाते हैं और सामाजिक मेल मिलाप का आनंद लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो पूछा गया था जो नागालैंड के उप मुख्यमंत्री के लिए पूछा गया था। ठीक है, नागालैंड के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपके जो नागालैंड के उप मुख्यमंत्री थे वो TR जेलियांग थे। और दूसरा और भी आपको याद रखना है कि राजस्थान के यदि पूछ लिया जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके हैं दिया कुमारी, और उत्तर प्रदेश के यदि उप मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो केशव प्रसाद मौर्य के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा था सेकरनई। ओके, सेकरनई महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ओके, तो आपका जो सेकरनई महोत्सव है वो नागालैंड में मनाया जाता है, और नागालैंड के कोहिमा जिले में ये मनाया जाता है। ये आगामी जनजाति अंगामी ओके का सबसे बड़ा त्यौहार है, और यह 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। इसी मिनी हॉर्नबिल जनजाति उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, और यह त्यौहार फरवरी के महीने में होता है। ओके, और इससे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में देख लेते हैं, आइए। ओके, यह त्यौहार आपका शुद्धिकरण और पवित्रता का प्रतीक है। इस त्यौहार के पहले जलाऊ लकड़ी इकट्ठा की जाती है, अगले दिन जानवरों का शिकार करके भोजन तैयार किया जाता है, और इस त्यौहार से पहले दिन रात में गांव के बाहर कुएं साफ किए जाते हैं। इस त्यौहार का सबसे बड़ा दिलचस्प हिस्सा ठेकरा है। ओके, और ठेकरा का हिस्सा जो ठेकरा त्यौहार का हिस्सा है, जब गांव के युवा एक साथ बैठते हैं और पूरे दिन पारंपरिक गीत गाते हैं। और इस त्यौहार में नागा जनजातियाँ द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, स्वदेशी खेल आदि शामिल हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आया था महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? ओके, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। इससे पहले भी एसएससी एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मतलब ये हर साल आता ही आता है किसी न किसी पेपर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरसिंहवर्मन का जो निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका पल्लव राजा थे नरसिंहवर्मन प्रथम। ओके, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ओके, और इस मंदिर का जो निर्माण था, ये मंदिर वो 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर के चट्टानों और यही मंदिर जो है चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इस मंदिर की मूर्तियाँ तत्कालीन पल्लव शासकों की कलात्मक रुचि को दर्शाती हैं। और जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर में जो कुछ नाम महाभारत के पात्रों में रखे गए हैं, जैसे कि धर्मपथ, भीमरथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ और नकुल सहदेव रथ। ओके, और जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर में एक अधूरा 3 मंजिल धर्मरथ
सबसे बड़ा है। जो इस पूरा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, महाबलीपुरम का जो तीसरा जो अधूरा रथ मंदिर है उसका जो नाम है वो धर्मराज रथ सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें छप्पर जैसी दिलचस्प छतें हैं। ओके, छप्पर टाइप का है। और ये महाबलीपुरम के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। महाबलीपुरम को सब पहले तो महाबलीपुरम कहा जाता था। महाबलीपुरम को पहले क्या कहा जाता था? महाबलीपुरम कहा जाता था। ओके, और यह शहर द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आता है अनुच्छेद 16 किससे संबंधित था? ये आया था। ओके, तो आपका जो अनुच्छेद 16 जो है वो सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता से जुड़ा हुआ है। आपका राइट आंसर होगा जो रोजगार के अवसर की समानता। ओके, राइट आंसर आपका लिखना है रोजगार के अवसर की समानता। ठीक है, और यह जो अनुच्छेद है आपके सरकारी नौकरी के भेदभाव को रोकता है। इसके तहत किसी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ओके, हालांकि सरकार किसी भी समुदाय के आरक्षण की अनुमति दे सकती है और उस समुदाय का जो राजकीय सेवाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। और इससे सुनी इम्पोर्टेंट बातों को देख लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि इनकी आने की संभावना सर्वाधिक होती है। जैसे कि 2001 में जो है संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए अनुच्छेद 16 के खंड 6 में जोड़ा गया था। इस खंड के तहत सरकार को समाज के रूप में कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण करने का प्रावधान मिला। हालांकि यह मौजूदा आरक्षण के अलावा 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 103 में संशोधन में संवैधानिक माना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 50% आरक्षण सीमा कठोर नहीं है और असाधारण परिस्थितियों में भी इसे पार नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वो आता है मिर्गी शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? ओके, तो मिर्गी शरीर की आपके मस्तिष्क को प्रभावित करती है। ओके, मस्तिष्क को आपके प्रभावित करती है और यही एक दीर्घकालिक बीमारी है और यह न्यूरोलॉजिक विकार जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और मिर्गी से पीड़ित लोगों को बार बार दौरे पड़ते हैं। दौरे मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि के विस्फोट होते हैं जो अस्थायी रूप से मस्तिष्क में काम करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं। मुर्गी के दौरान शरीर में कई हिस्से में को भी कई शरीर के कई हिस्सों को भी प्रभावित करते हैं जैसे कि भुजाएं हो गए, आपके पैर है, पीठ है, पूरा शरीर है और व्यक्ति जागरूक भी इसमें व्यक्ति जागरूक हो सकता है या जागरूकता से थोड़ा बहुत कदम भी उठा सकता है। जैसे कि मिर्गी के दौरे में कई प्रकार के होते हैं जैसे कि क्लिनिक दौरा हो गया, टोकनिक क्लिनिक दौरा हो गया, मायो क्लिनिक दौरा हो गया, कई तरह के हो सकते हैं। और मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति में व्यवहारिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक समस्याएं भी हो सकती हैं। मिर्गी का इलाज जो है वो एंटी एपिलेप्टिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और इन दवाओं में साइड इफेक्ट के कारण किडनी और लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। ओके सर, इसमें काफ़ी इसके एंटीबायोटिक जो है एंटी एपिलेप्टिक, ठीक है, इसके कई साइड इफेक्ट हैं जो कि किडनी और लीवर को भी नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वह आया था आपका सदिश राशियाँ कौन सी हैं? ओके, ऑप्शन तो नहीं मालूम है तो आपको सदिश राशियों के बारे में ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, समझना है। जिन भौतिक राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जैसे कि आपके व्यय हो गया, बल हो गया, संव्यय हो गया, भार हो गया, विस्थापन हो गया, रेखीय संव्यय हो गया, कोणीय संव्यय हो गया। ओके, कोणीय व्यय हो गया कि चुंबकीय आघूर्ण हो गया और प्रवणता हो गया। ओके, ये सभी क्या आपकी सदिश राशियाँ हैं। और नेक्स्ट आपको अदिश राशियों के बारे देखते हैं। और जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता हो उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि आपकी चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, आयतन है, ताप है, समय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आया था आपके गंगैकोंड चोल मंदिर। गंगैकोंड चोल मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो गंगैकोंड चोल मंदिर है इसका जो निर्माण था वो राजेंद्र चोल ने किया था। ओके, और यह जो गंगैकोंड चोल मंदिर है ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने ही करवाया था। ठीक है, और यह जो राजा थे राजा चोल राजराज चोल प्रथम के पुत्र थे और जिन्होंने ये जो मंदिर था 1035 ईस्वी में बनवाया था। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट पार्ट और भी ध्यान रखते हैं। इस मंदिर का निर्माण भारत के उत्तरी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा की जीत को चिन्हित करने के लिए किया गया था। यह मंदिर शिव को समर्पित है। यह मंदिर तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में एक छोटा है लेकिन इसमें सबसे महीन कला है। ओके, इस मंदिर का जो शिखर है 55 मीटर ऊंचा है और यह मंदिर
कई छोटे छोटे मंदिरों में बना हुआ है, जैसे नदी बैल है शेर के आकार में, इतने भी हैं इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो जो था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अनुसार 1,000 रुपये कितनी अवधि के लिए लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें अवधि पूछी गई तो इसमें आपका राइट आंसर 1 साल होगा। ठीक है, 10,000 रुपये हैं, कितने साल के लिए लिए जा सकते हैं, तो वो 1 साल के लिए समय पूछा गया था। ठीक है, इस योजना के तहत समय पर जल्दी पुनर्भुगतान करने पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा डिजिटल लेनदेन पर मासिक कैशलेस प्रोत्साहन भी मिलता है। और इस योजना से जुड़ी खास बातें देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपने पहले ऋण की अदायगी करने के बाद दूसरे और तीसरे चरण में कम से 20,000 और 50,000 की उच्च ऋण पात्रता मिलती है। यदि आप पहले वाले का ऋण भर देते हैं तो आपको दूसरे 2 और भी ऋण मिल सकते हैं, जिसमें आपकी पहले किस्त 20,000 रुपये पहले ले सकते हैं, दूसरा आपका 50,000 ले सकते हैं। और दूसरे ऋण के लिए न्यूनतम भुगतान अवधि जो है 6 महीने की होती है। अगर ट्रस्टी वेंडर पहले ऋण को चुका देता है और तो वह अगले उच्च ऋण के लिए भी पात्र होने के लिए पहले से उस ऋण के लिए निर्धारित न्यूनतम चुकौती अवधि तक इंतजार करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पूछा गया था, वो जाता आर्य समाज से था। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपके आर्य समाज के संस्थापक थे तो दयानंद सरस्वती थे और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ओके, और यह जो आर्य समाज एक हिंदू सुधारक आंदोलन है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी बम्बई के मथुरा के स्वामी ब्रजानंद की प्रेरणा से किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वो जो पूछा है आपके सम्राट अशोक से। ओके, जो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था, जो कारण इसका था, मेन कारण जो था वो कलिंग का युद्ध था। ठीक है, कलिंग के युद्ध में हुई जो सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। इसके बाद सम्राट ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और उन्हें युद्ध न करने का प्रण किया था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक के हृदय में मानवता के प्रति दया और करुणा की भावना जागृत हुई। उन्होंने इस युद्ध के बाद युद्ध न करने का वचन लिया और धम्म विजय के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। क्योंकि और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आने की सर्वाधिक संभावना है इन प्रश्नों की। नीचे यही इंपॉर्टेंट जानकारी, इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और इसे राष्ट्रीय मान्यता दी। अशोक ने कई स्तूपों का निर्माण भी कराया। उन्होंने पशु जीवन की रक्षा के लिए पशु चिकित्सालय स्थापित करवाए थे और पशु बलि को भी प्रतिबंधित किया था उन्होंने। ओके, और उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम गृहों के विकास के लिए भी धन मुहैया कराया था। ओके, इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यहीं तक क्वेश्चन मिल चुके हैं। क्वेश्चन को आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।